क्या हाल चाल बंधु? हैं प्रयास 1.0। तो भैया जैसे कि आज सुबह की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको 45 मिनट का रिलैक्सेशन दिया था। अब वापस करो। ठीक है, बहुत होगी मौज मस्ती, अब वापस करो भाई साहब। हमको वापस चाहिए। और उस 45 मिनट के चक्कर 45 मिनट के बदले मैं अब ये एक 45 मिनट 50 मिनट का एक लेक्चर आपको सेंड कर रहा हूं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एरर एंड मेजरमेंट का। जितना पार्ट हो पाएगा उतना करेंगे, बिना किसी स्ट्रेस के। क्लियर है? जैसे कि मैंने पूरे साल हमेशा ही कोशिश की है, और हमेशा इस कोशिश में कामयाब भी हुआ हूं कि आपको उतना ही डोज दिया जाए जितना आप डाइजेस्ट कर पाए। इतना जबरदस्ती लोड ना बढ़ा दिया जाए कि लंबी क्लास हो आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो। ऐसा मैंने पूरी कोशिश की है, और इस कोशिश में मैं भी, आप भी, हम सब मिलकर कामयाब भी हुए। तो आई थिंक ये 45 मिनट का लेक्चर आप झेल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह की क्लास ही ऑलरेडी हमारी 45 मिनट जो है, थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट हमारी लेट स्टार्ट हुई थी। तो इसको अपन आज पोर्शन कवर करने वाले हैं, और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। मतलब आज के इस लेक्चर के जो 45-50 मिनट होंगे, मैं चाहूं तो उसको 5 मिनट में समराइज कर दूं। ठीक है, लेकिन सुकून से। अब तो पिक्चर देख ले, जैसे पिक्चर होता है ना, देख ले आराम से, जल्दी चलने दे। ठीक है, तो आराम से, बहुत रिलैक्सिंग लेक्चर है, तो इसलिए लेक्चर को सुकून से आप अटेंड कीजिए। कुछ रूल्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऑल दो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स हमारा उधर कंप्लीट हो गया है। अगला पार्ट हम एरर पे उठा लेंगे। एरर और सेमीकंडक्टर दो बच रहे हैं हमारे, तो वो धीरे धीरे सुकून से थोड़े थोड़े बकरे गिरा के, ताकि आपको ऊपर लोड भी ना पड़े, और आपका जो है बढ़िया तरीके से मोमेंटम भी मेंटेन है। इस प्रकार से हम काम करने वाले हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे इतना पार्ट। सिग्निफिकेंट, उसके आगे का वर्ड मेरी जुबान से निकलता नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो देखेंगे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट। फिर कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लीकाई कैसे करते हैं, और डिवीजन कैसे करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है तो सब 5-5 मिनट का आर्टिकल, 5-5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट का आर्टिकल है। फिर भी पता चला इसमें 45 मिनट लग गया, तो फिर अपन इतना ही करेंगे, या इसके बाद समय बचेगा तो चौथे पार्ट में मैं आपको एरर का प्रोपगेशन वाला पार्ट कराऊंगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है सिग्निफिकेंट। आगे नहीं बोलूंगा सर। सबसे पहले तो आप ये बताओ, हमारे चैप्टर का नाम तो एरर है ना, तो एरर क्या होता है? एरर की स्पेलिंग E-R-R। हाँ सही है। ठीक है, क्या एरर की स्पेलिंग है? ठीक है सर, एरर की स्पेलिंग में अगर आप गलती करने वाले हो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो कि आपके दिमाग में बात आएगी, जरूर आएगी, कि सर नोट्स कैसे बनाए। तो आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारी पीपीटी इस्तेमाल करी है। क्लियर है? ये मैंने आपके लिए इस्तेमाल की है। ठीक है, कि फ्यूचर में अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा चाहिए हो तो आप यहां से देख लीजिएगा। अगर आपको लंबी लंबी थ्योरी की जरूरत हो, वो यहां से देख लीजिएगा। लेकिन नोट्स में आज के लेक्चर में मैक्सिमम 2 पेज जाने चाहिए तेरे। बहुत ही सेलेक्टिव नोट्स लिखने हैं, काम के नोट्स लिखने हैं, और जो काम की बातें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? मैं बता दूंगा कि भाई ये लिख लेना, इट्स योर चॉइस। योर चॉइस वाला काम तेरा है, तेरा मन कर लिखना, ना मन कर मत लिखना। लेकिन बाकी जो तेरे नोट्स है मेरे अकॉर्डिंग जाएगा, तो आई थिंक मैक्सिमम 2 पेज में आज का तेरे पार्ट कवर हो जाएगा। तो यहाँ पीपीटी पे प्लीज मत जाएगा। पीपीटी भले ही बहुत लंबी चौड़ी हो, ठीक है, लेकिन तुझे लिखना नहीं है, बस एक बार पढ़ के निकल जाना है। कभी फ्यूचर में तेरा मन कर रहा है रिवाइज करने का, तो वहां से आकर रीड करो, निकल जाओ। क्लियर है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले पार्ट आता है हमारा, एरर क्या होती है। इसके इसके इसमें कितनी बकैती कर लो, आधा घंटा 1 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात, एरर क्या होता है, सीधा मुद्दे की बात पा जाओ। बोले सर देखो जी, एक होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, और एक होती है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। सपोज आपने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ उसको मैच कराने की कोशिश करी। मतलब सपोज आपने कोई कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आ गई 10। अब जब 10 आ गई तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। तो अब सपोज हम उसकी वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने गए, तो हमें पता चला कि भाई साहब वो वैल्यू 10 की बजाय 11 आ गई, तो उसमें 1 का एरर आ गया। या 10.5 आ गई तो 0.5 की एरर आ गई। या 10.3 आ गई तो 0.3 की एरर आ गई। और हमारी बात, तो जब भी कभी एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ठीक, आपने उसकी वैल्यूज निकाली और एग्जैक्ट वैल्यू से कुछ और वैल्यू आई, तो हम बोलेंगे भैया एरर आ गई भाई साहब। हमारी बात, तो ये लिखा हो, व्हेनेवर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म द टू काइंड ऑफ एरर कैन एक्सपेयर। तो जब भी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो भाई साहब एग्जैक्ट जो वैल्यू है उससे कुछ अलग वैल्यू अगर हमको देखने के लिए मिलती है, तो हम उसको बोलते हैं भाई साहब इतनी एरर है। ठीक है भाई साहब, ओके। और जाहिर सी बात है, आप ये मत सोचिए कि वैल्यू छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो तो डिपेंड। ठीक है, कुछ एरर ऐसी होती है जो हम आमतौर पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उसको भाव नहीं देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तू चला गया, चीनी लेने चला गया, सपोज कह रहे 1 किलो चीनी दो, तो जरूरी थोड़ी ना वो तुझे 1 किलो ही चीनी देगा। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है 1 किलो चीनी देगी, उसने ऊपर रखा और 1 किलो चीनी के बजाय 1 किलो 10 ग्राम दे दी।
तो आलू खरीदने चला गया मार्केट में, ठीक है, तूने कहा भैया एक धड़ी आलू दे दो, एक धड़ी मतलब 5 किलो आलू दे दो, तो उसने भैया तोला 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 तोला, भाई साहब यहाँ दो दो तराजू थे, तो जरूरी थोड़ा वो तराजू एकदम आपस में एकदम बिल्कुल बराबर ही हो, तो उसने तोला, फिर देखा भाई साहब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, और तूने कह रहा अरे यार एक आलू और फालतू डाल देना, क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसने एक आलू और फालतू डाल दिया, तो थोड़ा सा वो जो बराबर होता हल्का सा इतना सा हो गया, तो उसने तुझे 5 किलो के बदले 5 किलो 50 ग्राम आलू देती है। तो बेसिकली यहां तू बोल सकता है कि सर 50 ग्राम का अंतर आ गया, 50 ग्राम तूने आलू फालतू ले लिए, 50 ग्राम का एक तरह से काइंड ऑफ एरर हो गया कि हम जो लेने गए तो उससे ज्यादा लेके आ गए हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली इस तरह का पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो एरर का मतलब जब कोई वैल्यूज हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, कुछ उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, और जब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है आपने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट जब किया तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और निकल के आई। अभी जो मैंने तराजू और आलू वाला केस लिया वो मेजरमेंट वाला केस लिया है, ठीक है। तो अब मैं एरर वाले केस पर आता हूं। तो सर जब एग्जैक्ट वैल्यू से आपने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ अलग वैल्यू निकल के आती है, तो हम जो है हम बोलेंगे भाई साहब उस एक्सपेरिमेंट में एरर है। एरर दो प्रकार की होती है, एक होता है रैंडम एरर, एक होता है सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर वो एरर होती है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं कि भाई साहब ये एरर आई क्यों है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का तू टाइम पीरियड जो है तू ये बता टी बराबर 2 पाई अंडर रूट LYG होता है। आप लोग लैब में करते हो, ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग लैब में, 11th 12th क्लास के लैब में भी करते हैं। तो सपोज हम लोगों ने उसका टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड आ गया 5 सेकंड। जब वही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया तो वो आ गया 5.1 सेकंड। वही एक्सपेरिमेंट तीसरी बार किया तो आ गया 4.88 सेकंड। चौथी बार किया तो सपोज उसका टाइम पीरियड आ गया 5.12 सेकंड। एक बार और किया तो 5.03 सेकंड। जरूरी थोड़ा ना कि एक ही एक्सपेरिमेंट को दोबारा करोगे तो वही वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। तो जब कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग बार बार कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बातें करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यू अलग आने की संभावनाएं हैं। तो रैंडम एरर का मतलब होता है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट किया और कुछ उसकी वैल्यू आ गई है और हमें नहीं पता कि उसका रीजन क्या है, उसका हम रैंडम एरर बोलते हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है, ऐसा रीजन है कि भाई साहब जो शायद हमारी हमसे ही गलती हो गई हो, ठीक है, हम ही आराम से मेजर कर रहे हो, हमने थोड़ी सी गलती कर दी हो, हमने मेजरमेंट में ठीक से हम लोग नहीं पढ़ पाए हो रीडिंग को, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई साहब रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसे दूर नहीं होती। रैंडम एरर को दूर करने का एक ही तरीका होता है, एक्सपेरिमेंट बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। पहली बार तूने सपोज सिंपल पेंडुलम का तूने टाइम पीरियड निकाला और आंसर है 5.02 सेकंड। तो अब ये सही है गलत है, इसकी वेरिफिकेशन के लिए काम कर, वही एक्सपेरिमेंट बार बार कर, बार बार कर। अगली बार करेगा तो हो सकता है 5.01 सेकंड आ जाए, एक बार करेगा 5.3 सेकंड आ जाए, एक बार करेगा 5.89 सेकंड आ जाएगा। यही एक्सपेरिमेंट तू कम से कम 10-15 बार कर और फिर उन सबका एवरेज ले ले। तो अपन ये बोल देंगे कि अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो एक बार एक्सपेरिमेंट से ये वाली वैल्यू मिली, एक बार ये वाली 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 मिली, एक बार इन सबका अगर मैं एवरेज कर दूंगा और सबको टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर दूंगा, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली विल बी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो कोई बोले कि रैंडम एरर को दूर करने का तरीका क्या होता है? मैंने कहा भाई साहब बार बार एक्सपेरिमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतने ज्यादा जो है आपको यहाँ पर अपनी एरर जो है आपकी उतनी कम होती नजर आएगी। एक होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब हो गया आपका स्केल ही खराब है, ठीक। मतलब सपोज मैंने एक लाइन खींची, मैंने कहा इस लाइन को मेजर करके दिखाओ। सपोज वो लाइन 10 सेंटीमीटर की है, तूने स्केल से मेजर करा 10 सेंटीमीटर आ गया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। लेकिन कभी कभी बचपन में ऐसा होता था स्केल टूट जाती थी हमारी। अब स्केल टूट गई है, अब टूटी हुई स्केल से भी तो मेजर कर ही सकते हैं ना, लेकिन टूटी हुई स्केल से अगर आप मेजर करोगे तो रीडिंग तो गलत आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कह दूं, मैंने यहाँ पे 10 मीटर की एक लाइन खींच दी और सपोज आपके पास जो स्केल है वो स्केल टूटा हुआ है, ये रहा टूटा हुआ स्केल, सपोज इस प्रकार का टूटा हुआ स्केल है, इस प्रकार का, ठीक। वो स्केल सपोज यहां से 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सपोज मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है सर। तो अब अगर आपने सपोज एग्जाम्पल के तौर पे इसको आपने इस लाइन को आपने मेजर किया, तो जैसे आप इस लाइन को मेजर करोगे तो स्केल क्या बता रही, स्केल बता रही कि भी तो 11 के सामने है, तो इसका मतलब रीडिंग कितनी हो गई? बोले रीडिंग तो 11 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन आपको ही पता है ये बात, ये तो बचपन में भी हम लोग करते थे, स्केल टूट जाती थी तो नई स्केल थोड़ी ना खरीद के लाते थे, उसी से काम चलाते थे। तो कहेगा सर देखो ये 11 है और ये 3 है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो सर इसका मतलब सर इसकी जो रीडिंग भले ही हमारी 11 आ रही है लेकिन एग्जैक्ट रीडिंग कितनी है? सर एग्जैक्ट रीडिंग हो जाएगी 11 - 3 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट रीडिंग 8 सेंटीमीटर हो जाएगी।
अरे बात समझे। तो यहां पर आपकी स्केल ही खराब है, तो इसको हम लोग बोलते थे सिस्टमेटिक एरर। ठीक, जैसे कि हम लोग बाद में पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब चीजें पढ़ते हैं, स्केल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका स्केल में ही डिफेक्ट है, आपके सिस्टम में ही डिफेक्ट। सिस्टमेटिक एरर मतलब सिस्टम में ही डिफेक्ट है, ये सिस्टम में डिफेक्ट है, आपकी स्केल खराब है, तो इसका मतलब आपकी जो रीडिंग आ रही है वो गलत आ रही है, 11 सेंटीमीटर रीडिंग आ रही है, जो कि गलत है। हम सब जानते हैं कि रीडिंग कितनी है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। तो अगर सिस्टम में एरर होती तो उसको सिस्टमेटिक एरर बोल देते हैं। लेकिन इस एरर को अपन करेक्ट कर सकते हैं, इस एरर को अपन ठीक कर सकते हैं। ठीक, कैसे ठीक कर सकते हैं, देख तुमने ठीक कर दिया, यहाँ पर एडजस्ट कर दिया आपने, ये रीडिंग भले ही 11 सेंटीमीटर आई थी, लेकिन जो तूने यहाँ पर 3 को घटा के 8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर दे दिया। तो यहाँ पर बिना कुछ रखे भी रीडिंग तेरी 3 सेंटीमीटर मिल रही है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सर ये हमारी जीरो एरर। हमारी जीरो एरर, फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर उसको रेज के लिए देखेंगे कैसे हम लोग वहां पे निकालते हैं। तो ये हमारी जीरो एरर है, एक तरह से बिना कुछ करे ही 3 सेंटीमीटर की रीडिंग मिल रही है, तो इसका मतलब एरर तो है, लेकिन हमने उसको सेट कर दिया, हमने उसको सेट करके फाइनल आंसर, आपका सही आंसर हमने निकाल दिया। तो सिस्टमेटिक एरर का मतलब हो गया आपके सिस्टम में ही गड़बड़ी है, और उस गड़बड़ी को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई साहब, करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है सर। कैसे करेक्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में, वो अपन बाद में देखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, ये सारी थ्योरी वगैरह यहाँ पे लिखी पड़ी है, इस सारी थ्योरी को आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला आर्टिकल, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट, अगला वर्ड मेरी जुबान से निकलता नहीं है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट डिजिट। मजा आ गया होगा, बोले सर ये तो चीटिंग है, ये गलत बात है, आप तो वही बोलो सिग्निफिकेंट FIGURE बोलो। मैं कहा नहीं, मैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट बोलूंगा। ठीक है, एक मिनट हुआ। ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो अगला आर्टिकल है हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है। तो हमारे सामने जो डेट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट आर देयर, कि सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट कैसे करें। सर ये होता क्या है, लार्ज इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट, लार्ज विल बी द एक्यूरेसी। बोले ठीक है सर जी। तो मैं सिग्निफिकेंट डिजिट के बहुत सारे रूल्स हैं, कम से कम 10 रूल्स हैं। अगर मैं तुझे वो 10 रूल लिखा दूं और 10 के 10 रूल तुम्हें याद कराने की कोशिश करूं, तो कॉमन सी बात है, तू 5वें रूल पे पहुंचेगा और ऊपर के 2 रूल भूल जाएगा। फिर मैं 7वें रूल पे लेके जाऊंगा तो ऊपर के 6 रूल भूल जाएगा। फिर मैं 10वें रूल पे पहुंचूंगा तो 3-4 और भूल जाएगा, मिक्स कर देगा। ठीक है, अंग्रेजी में रटने की कोशिश करेगा। तो बजाय इसके कि भाड़ में गए सारे रूल, मैं तुझे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, तू जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से समझ, सारे रूल्स तेरी निगाह तेरे जहन में ऐसे बस जाएंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, कि तू देखते के साथ ही आंसर दे देगा कि किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्लियर है, तो एग्जाम्पल से समझ, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला, सर एक नंबर है 5332, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इसमें? 1 2 3 4। सर है 532, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। सर यह है 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। सर ये 4204, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब जीरो अगर बीच में आएगा तो अपन उसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर ये है इतना, ये दोनों जीरो बीच में आए, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। सर अब दशमलव के बारे में बात करते हैं। यहां का दशमलव बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। सर यहां पर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है। अगर बाद में आपने जीरो लगा दिया तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब बाद में अगर जीरो रखा हुआ है, दशमलव के बाद अगर जीरो है तो वो काउंट होता है, क्योंकि एक अच्छी बात है। तो कैसे अच्छी बात है? मैंने कहा अच्छी बात ऐसे है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई लेंथ है, ठीक है, लेंथ आपने मेजर करी, वो आया 2 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने बोला या 2 मीटर, सपोज एक बच्चे ने रीड करके बताया कि भाई साहब एक एक जो है एक रॉड है, उसकी लेंथ मैंने पूछा, उसने बोला 2 मीटर। वहीं एक दूसरा बच्चा आया, उसने बोला कि भाई साहब गुरुजी ये है 2.3 मीटर। तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? दूसरा वाला ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि वो उसके दशमलव के बाद की अगली वैल्यू भी बता दे रहा है। फिर एक बच्चा हो रहा है, उसने बोला कि सर इसकी वैल्यू है 2.30 मीटर। इसका मतलब ये जिस बच्चे ने ये आंसर दिया, दिस वन इज मोर एक्यूरेट देन दिस। आप ये नहीं बोल सकते दोनों एक ही तो होंगे, एक नहीं है भाई। अब ये दोनों अलग अलग हैं, आप किसको ये समझना पड़ेगा, एरर के चैप्टर में ये दोनों क्या है मेरे भाई, अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग है। ठीक, क्यों अलग अलग है? क्योंकि ये वाला बच्चा जो आंसर दे रहा है वो उसके पास ऐसा पैमाना है जो केवल दशमलव वन, मतलब दशमलव के बाद एक डिजिट तक ही वो आंसर दे पा रहा है, उसकी स्केल ऐसी है।
मीटर के बाद, उसके बाद मीटर तो है, मीटर के बाद बस केवल 1 मीटर में 10 डंडे कर दिए। तू ऐसे समझ कि सपोज ये 1 मीटर है, ये 0 ये 1, तो इसके पास ऐसी स्केल है जिसमें क्या है, जिसमें इसके 10 टुकड़े कर रखे आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। तो इसका मतलब वो बेचारा अपने हिसाब से आंसर दे रहा है, लेकिन ये बंदा कौन है, बोले ये बंदा ये दशमलव के 2 डिजिट तक आंसर दे रहा है भाई साहब, कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है कि 2.30 होगा। हमारी बात 2.30 होगा, ये आंसर दे रहा है, इसका मतलब इसकी इसकी हैसियत है कि ये दशमलव के बाद 2 अंकों तक आंसर दे रहा है। दैट मींस आप इस चीज को समझो सर, इसका मतलब ये हो गया है, आप इस चीज को समझो कि सर इसका मतलब सर यहां पर दशमलव के बाद 2 मतलब सेंटीमीटर के, मतलब 1 मीटर के इसने 100 टुकड़े कर रखे हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 टुकड़े कर रखे, तब यहां पर एक आया होगा। ठीक, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। और वही अगर एक बंदा बोल दे 2.300 मीटर, इसका मतलब ये तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। इसके पास तो भाई साहब इसके दशमलव के बाद 3 डिजिट तक ये बच्चा ये आंसर दे रहा है, इसका मतलब दिस इज मोर एक्यूरेट। तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होगी, इसमें और कम होगी, इसमें और कम होगी। तो याद रखिएगा दशमलव के बाद अगर कोई 0 है तो अच्छी बात है। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से जैसे मैं यहां पूछूं तो इसमें कितने होंगे, 5.3 2 हो जाएंगे सब, 5.30 ये काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। दशमलव के बाद तो अच्छी बात है ना भाई, दशमलव के बाद अच्छी बात है, आप और अच्छे से एक्यूरेट होकर आंसर दे रहे हो। तो ये इसमें कितना हो जाएगा सर, इसमें 3 हो जाएगा। 3 क्यों, 530 सर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाएंगे भाई साहब, 4 हो जाएंगे। और इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 सर, ये बीच में आगे 0, मैंने कहा बिल्कुल काउंट होंगे सर, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे सर। इसमें बताओ कितने, अब 67 है, अब पीछे तू कितने ही 0 लगा ले, तो ये जो 0 होते हैं पहले ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहां पर 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट रूल, बोले सर 0 शुरू में लगा दियो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे 2 ही होगा। अगला बोले 2 0 फालतू लगा दिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, यहां पर हाँ 675 है तो मेरे काम के 3 हो गए, ये 3 मतलब 0 अगर स्टार्टिंग में होगा काउंट नहीं होगा। और अगर दशमलव के बाद ऐसे लिख रहे हो तो सर ये दोनों किसी काम के नहीं है सर। याद रखिएगा यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट भी हमारी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 हो जाएगी, केवल ये दोनों होंगे, ये वाले तो। बोलो आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी देखते जाओ बस सारे लोग। सर जी देखो, सर हम कब करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए मैंने पीपीटी में, उसकी टेंशन मत लेना। सर इसमें बताओ, ये 3 बिल्कुल काउंट नहीं होंगे, स्टार्टिंग के 0 काउंट ही नहीं होते हैं, रूल होता है ये 3 1 2 3। इसमें सर 1 2 3 ये काउंट होगा, 4, क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना, आगे जितने 0 बढ़ाएगा वो तो और अच्छी बात है। ठीक है सर, 57 में केवल 2 5 और 7, इसमें 57 के बाद डबल 0 है, याद रखना 2 ही होगा, ये 2 0 काउंट नहीं होते हैं। पहली बात तो रूल्स हैं ये, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, हल्की सी फील ले ले तो उससे भी काम हो जाएगा। बोले सर 57 का आगे डबल 0 कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 0 लगा 3 0 लगा, ये 0 काउंट नहीं होते हैं। जैसे 65,000 है तो इसमें भी 3 होगा सर, 1370 है तो ये 0 काउंट नहीं होगा, इसको 3 बोलेंगे सर। 565 है और 3 0, ये 3 0 काउंट नहीं होंगे, इसमें भी 3 होगा। नेक्स्ट अगला पार्ट, बोले सर अगर यहां पर बात करें 6500 है, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही हमसे गलती करवाती है। सर 6500 है तो ये 2 0 काउंट नहीं होंगे, 65 का 65 काउंट होगा 2। 6.5 है तो सर ये भी कितना होगा सर, इसमें भी 2 होगा सर। 0.65 है तो इसमें भी 2 होगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं 6.50 है तो ये 0 काउंट हो जाएगा, क्योंकि दशमलव की बात है, ये अच्छी बात है, तो इसमें 3 आ जाएंगे। ठीक है सर। सर अगर ऐसा लिखा है 65 इंटू 10 टू की पावर 2, तो याद रखिएगा कि ये रूल होता है कि पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर को आप दिमाग से निकाल दो, आप सीधी बात बोलोगे। बोले सर यहां पर कितना होगा, बोले सर 65 को ही लिखना है, मतलब 2 होगा। नेक्स्ट, बोले सर इसमें मैंने कहा पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6.5 में सर 2 ही हो जाएगा, चाहे पावर इसमें 10 रखते 50 रखते कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। ये कितना होगा, 573 होगा। और 573 में कितने होते हैं सर, सब 573 में होते हैं 3। उसी प्रकार से यहां पर भी कितने हो जाएंगे, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों सर, मैंने कहा देख अगर मैं इसको लिखूंगा ना, इसको सही में ये कौन सा नंबर है, ये है 65 के आगे डबल 0, 6500 है ये कायदे में। तो 6500 है तो इसका मतलब इसमें 2 ही तो हो गया ना, ये वाला रूल लग गया ना इसमें, ये वाला 5700। तो पावर में तो अपने हिसाब से लिख सकता है ना, कोई बच्चा लिख सकता है इसको 0.65 इंटू 10 टू पावर 4 लिख सकता है। तो अगर तू ऐसे लिख देगा 0.65 इंटू 10 टू की पावर 4, तो भाई साहब तो सर इसमें भी कितने हैं सर, पावर से कोई मतलब नहीं है, बस ये बात का ध्यान रखना, पावर से कोई मतलब नहीं है सर। ये कितना आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा।
क्लियर है? तो अब आप एक काम करो, कॉपी में सबसे पहले ये सारे लिख लो इसको, पहले नंबर लिखो। अब मैं मानता हूं कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ये लिखना, तो कुछ सेलेक्टेड चीजें लिख लो, कुछ लिख कुछ मत लिख। अब एग्जैक्ट ये मत लिखना, जैसे 532 लिख दिया मैं तो नहीं, तो 532 तेरा मन करे जल्दी 662 662 लिख दे, ठीक है? तो ये जल्दी से ये लिखो और जल्दी से ये लिखो, सारी की सारी चीजें लिखो, फिर मैं इसके रूल्स बताता हूं आपको। लिख लिया? कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे आपका कंफ्यूजन को और क्लियर करने के लिए। मान लो 6500 है तो इसमें 2 होंगे क्योंकि ये 2 जीरो काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने एक दशमलव लगा दिया तो ये पूरा नंबर हो चुका है, इसका मतलब अब ये जीरो काउंट हो जाएंगे, इसमें 4 होंगे। और दशमलव के बाद आपने एक जीरो और बढ़ा दिया तो ये जीरो बहुत अच्छी बात है, तो ये भी काउंट हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। आपने इधर 2 जीरो चिपका रखे हैं तो ये दोनों जीरो बेकार हैं, तो इसमें आ जाएंगी। सर अगर आपने 6500.0 लिखा है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ जाएगी। और यहां पर सर ये 2 जीरो बेकार हैं, सब 65,000 ही है और बाद के 3 जीरो भी काउंट नहीं होते हैं, तो अगर ऐसा लिख देते हो तो इसमें 2 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं यहां पर जीरो लिख देता, एक दशमलव यहां लगा देता, तो 1 2 3 4 फिर 5 हो जाते हैं, ठीक? उसी प्रकार से अगर मैं यहां पूछूंगा तो भैया 3 2 5, और इसमें सर ये 2 जीरो बेकार है तो 2, ठीक है? आई होप बिना कोई रूल रट्टा मारे आप अब सिग्निफिकेंट डिजिट लिखना सीख गए हो, क्लियर है? फिर भी किसी को रूल चाहिए तो मैंने भाई साहब ये रूल्स यहाँ पे लिख दिए हैं भाई साहब, इसको किसी को जरूरत है अब आप तो इस रूल्स को लिख लीजिएगा, सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है? अच्छे तरीके जमा के लिख देखिए। इसमें कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे कि अगर आप कभी यूनिट को चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि 5.03 मीटर लिखोगे तो भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और 503 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यूनिट चेंज करने सिग्निफिकेंट डिजिट में फर्क नहीं पड़ता है, ये रूल्स है, इस रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो है सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो ये सारे नोट्स को आप लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट इन द कॉपी। ये जेईई मेंस में पूछा गया था, जब पहले कभी एक ही पेपर हुआ करता था पूरे साल में, उन्होंने पूछा था कि भाई साहब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट बता दो कितनी है, तो भैया इसमें कितनी हो जाएगी 5, इसमें कितनी हो जाएंगी सर, ये तो काउंट ही नहीं होंगे तीनों जीरो, केवल ये 3 काउंट होगा तो 1, और इसमें पावर को भूल जाओ तो 2.1 का मतलब 2, तो ए ऑप्शन इसका सही आ गया था। इसको कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो रूल्स हैं वो सारे रूल्स एक काम करो, ये सारे रूल्स जो है अब जिसको जरूरत है, जिसको लग रहा है वो लिख ले, जिसको जरूरत नहीं है वो छोड़ दे। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद फिर मैंने पीपीटी अटैच कर दी है, ठीक है? ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको और क्वेश्चन लगा दिए, ये इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा किस प्रकार से। जैसे इसमें 7 × 10 टू पावर 5 है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी, बोले 1 हो जाएगी, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने काफी सारे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर अटैच कर दिए, क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ मतलब किस प्रकार से राउंड ऑफ किया जाता है। आई होप ये आपको ऑलरेडी आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को राउंड ऑफ में उनको लगता है कि उनको आता है, लेकिन उनको आता नहीं है। तो चलो अब राउंड ऑफ कवर करते हैं अपन इसके बाद। चलो अब एक काम करते हैं, राउंड ऑफ के रूल्स देखते हैं। ये रूल्स वगैरह लिखे हैं, ठीक है? आप इसको पढ़ोगे घर पे आराम से सुकून से पढ़ लेना, ठीक है? मैं इससे सिंपलेस्ट वे में आपको समझा देता हूं, ठीक है? किस प्रकार जो एक और रूल्स आगे, सॉरी, ठीक है? कुछ किस प्रकार से हमको जो है यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। बढ़िया सा रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेगा, 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर समझ जाएगा। ध्यान से देखो, बोले सर सपोज मैं क्वेश्चन दे दूं, फाइंड आउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है? राउंड ऑफ नंबर इनटू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, हमको 3 डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमको आंसर कितने तक लिखना है। सपोज यहां पर मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे आंसर केवल इतने तक ही देना है। वैसे तो 1.8762 नंबर है, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन हमको 3 में ही आंसर देना है, ठीक है सर? तो पहले तो मार्क कर लो कि कहां तक आंसर देना है। मैंने कहा ठीक है। 3 के बाद ये बाकी की संख्या कौन सी बची? 62। अगर ये संख्या 50 से ज्यादा है, या मान ले 500 से ज्यादा है, या मान ले 5000 से ज्यादा है, या 5 से ज्यादा है, तो हमारी बात 50% से ज्यादा है, तो फिर हम क्या काम करेंगे, पिछले वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे। जैसे कि 62 50 से ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.88। सर 3 में आंसर देना है, 1.87 तक आंसर, मतलब इतने तक ही आंसर देना है। अगली नंबर जो है वो 50 से ज्यादा है, तो इसको 8 बढ़ा दो, 1.8। सर अगले अगर बात करें 1.8758, तो सर हमें इतने तक आंसर देना है, ये 50 से ज्यादा है, तो 1.8।
सर इतने तक आंसर देना, ये 52 भी 50 से ज्यादा होता है तो 1.88। सर ये 51 है, 51 भी 50 से ज्यादा होता है तो इसलिए 1.88। क्लियर है सर? अगर एग्जैक्ट 50 होता तो मैंने कहा वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अब तू चेक करके अगर मैं ऐसा लिख दूं 1.732 50 से कम है तो ये आ जाएगा 1.87। फिर आप इस नंबर को ऐसे ही रहने दोगे, 7 को 7 ही रहने दोगे। अगर अगली संख्या 50 से ज्यादा है तो 7 का 8 बना दोगे। सर यहाँ 1.749 है भाई, ये 50 से कम हो गया, थोड़ा सा भी कम है तो कम ही है फिर वो, इसका मतलब ये रहेगा 1.87। 50 से ज्यादा तो भैया बढ़ा दे, 50 से कम तो भैया वो ही रहने दे। ठीक, नेक्स्ट। सर अगर एग्जैक्ट 50 होता है 1.8750 तो इस केस में याद रखिएगा कि पहले तो आप देखो कहां तक आंसर देना। मैंने कहा भैया यहां तक आंसर देना है, 3 तक। बोले ठीक है सर। ये एग्जैक्ट 50 आ गया है तो अगर ये संख्या ऑड है तो फिर हम इसको इवन बना देते हैं, आंसर विल बी 1.88। ये रूल है, रूल है। ये मत कहना सर ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई ऐसा क्या क्यों नहीं है, रूल मतलब रूल फॉलो करना है। ठीक है सर जी। अगर सपोज 1.8850 दे दूं तो इसमें क्या है सर 1.88, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर देना। ये कौन है? बोले भाई 50 है भाई साहब। तो इसका मतलब आप यहां पर बोल सकते हो कि सर ये एग्जैक्ट 50 है। अब मुझे क्या करना है? बोले सर एग्जैक्ट 50 यहां भी था तो पहला नंबर ऑड था तो इसको इवन बना दो, और अगर ये ऑलरेडी इवन है तो इसको इवन ही रहने दो। ये रूल है, अगर ऑलरेडी इवन है तो इवन रहने दो। नेक्स्ट। अब सपोज, अब तुम कहोगे कि सर जरूरी थोड़ा ना कि बाद में दो ही संख्या मिले। सपोज मैं ऐसा नंबर दे दूं 1.876। अब मुझे इसको करना है, किसमें करना है भाई? इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में करना है। तो मैं यहां से बोलूं कि सर मुझे आंसर कहां तक देना है? आंसर देना है मुझे इतने टर्म में आंसर देना है। तो इसके बाद की संख्या पकड़ो। इसके बाद की संख्या कितनी? 6। पहले कितनी थी? 62। अब तूने केवल 6 दे दी तो 6 है। तो तू इसको 5 से कंपेयर कर, जो डिजिट बच गई ना उसको उसके 50% से देख। ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इसका मतलब 7 को 8 बना देगा, 1.88 कर देगा। अगर वो ऐसा लिख रहा है कि भाई साहब 1.87, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 6 की जगह वो 8 कर देगा तो फिर से तो 3 डिजिट पकड़ेगा। मुझे 3 में आंसर देना है, 8 जो है वो 5 से ज्यादा होता है तो 1.88 कर देंगे। ऐसे करना होता है। और अगर तेरे सामने केवल ऐसा दिया होता 1.875 दिया होता तो तू ऐसे पकड़ता, सर 1.87 इतने तक आंसर देना है। 5 जो है 5 क्या हो गया सर? तो टाई हो गया है पर तो 5। अगर 5 के आगे एक भी संख्या में लिख देता 51 52 तो 50 से ज्यादा होती तो आंसर लिख देता। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 ले आके छोड़ दिया या 50 करके छोड़ दिया तो फिर मैं यहां पर इवन ऑड वाला रूल लगा दूंगा सर आंसर में। सर क्योंकि 5 क्या है सर, यहां पे 5 एकदम टाई अप हो गया है तो आंसर विल बी 1.88। 7 का आप 8 बना के इसको ऑड को इवन बना दोगे। ठीक है सर। और मान ले बहुत सारी संख्या लिखी हुई है कि 1.87621, मुझे आंसर तो 1.87 तक ही देना है। और ये क्या है? 621 है, 3 डिजिट है। तो ये संख्या अगर 500 से ज्यादा है, मतलब समझ रहा है, जब एक डिजिट फंस रही है यहां पर तो हमें 5 के हिसाब से आंसर देना है। जब 2 डिजिट बच रही है तो मुझे 50 के हिसाब से आंसर देना है। 3 डिजिट आ गई तो 500 से, 4 डिजिट आ गई तो 5000 से। तो यहां पर अगली तो 3 डिजिट है, ये 621 ही 500 से ज्यादा है तो 1.88। सपोज मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं तो इसमें आप बोलोगे सर इतने तक आंसर देना है। सर ये तो 5000 से तो ज्यादा हो गया ना, 5001 आ गया है, 50% से ज्यादा हो गया तो 1.88 इज आंसर। ऐसे हम लोग लिखते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो भैया यही रूल्स हैं, यही रूल्स जो है यहां पर, यही रूल्स यहां पर सब कुछ लिखे हैं। किसी का मन करे पढ़ लीजिएगा, लेकिन आई थिंक इतने से ही आप समझ गए होंगे। समझ गए तो अब मुझे एक काम करो, आप मुझे ये 4 सवाल करके दिखाओ। अभी रफ कॉपी पे करो, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में इनको करना है। करो, चलो सर इसमें 3 में करना है तो पहले मार्क कर लो, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3। बात की संख्या 72, 50 से ज्यादा है 2.36, बढ़ा दो इसको। ये 50 से ज्यादा है 2.38। ये क्या है? 50 से कम रहेगी 5.73। ये क्या है सर? ये 245 है सर। ये क्या है? 245 तो ज्यादा होगी ना, सॉरी कम होगी ना 500 से, 8.0। क्लियर है? चलो भैया अब एक काम करो, ये चीजें जो मैंने यहां पर बोली हैं भैया ये चीजें आप नोट कर लो, और इसके बाद मुझे आप ये सवाल करके दिखाओ। ये 6 सवाल करके दिखाओ, मजा आ जाएगा इन 6 सवाल को करने में। योर टाइम स्टार्ट नाउ। करो, चलो सर आ जाओ। सर इसमें अगर बात करें हम लोग, मेक द फॉलोइंग इनटू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट।
सर ये 3 तक मुझे करना है, ये 3 तक, ये 87 है, 50 से ज्यादा है तो 1.5 से। सर इसमें अगर बात करें तो मुझे 3 तक लिखना है। सर ये तीनों तो ये शुरू में तो इनसिग्निफिकेंट हो गए, ठीक, इनको तो आप हटाओ। मुझे 3 तक आंसर देना है तो मुझे केवल यहीं तक आंसर देना है, यहीं तक, ठीक। मुझे 374 के फॉर्म में आंसर देना है, 375 फॉर्म में आंसर देना है। सब बाद में कौन है, बाद में 21 है, 21 50 से कम है, सो आंसर विल बी 0.00 सर 374 को मैं 4 ही रहने दूंगा क्योंकि अगली जो संख्या 21 है वो 50 से कम है। अगर ये 51 होती तो मैं इसको 5 बना देता, अगर ये 50 होती तो मैं इवन को इवन ही रहने देता। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट सर इसमें पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना है, आपको इतना आंसर देना है, तो इसका मतलब ये 83 50 से ज्यादा है, तो 1.67 इंटू 10 टू की पावर 6। अगर मैं इसमें पूछूं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको आंसर देना है तो 1367 है, तो सर इतने में ही मुझे आंसर देना है, तो इसका मतलब ये 7 है तो इसको आप 7 बना दोगे, आंसर विल बी 137। ऐसा बच्चे करते हैं जो कि गलत है, ये गलत है। बोले इसमें इसमें गलती होगी भाई साहब, खतरनाक वाली। बोले क्या गलती होगी? मैंने कहा भाई तूने संख्या की बैंड बजा दी यहां पर। भाई 1317 थी संख्या, एक संख्या थी 1367, तूने उसको 137 बना दी। भाई ये क्यों कर रहा है भाई तूने तो निपटाई दिया सवाल को, और सवाल को निपटा दिया मतलब। मैंने कहा भाई 1367 को तूने 137 बना के खत्म कर दिया। 10 गुना कम कर दिया तूने, ये 10 गुना कम कर दिया तूने, इसको संख्या ही बदल दी, तो आंसर क्या होगा? दिमाग लगाओ, 10 लगाओ, तो आंसर विल बी 1370, 1370। अब बताओ 1370 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? आप बोलोगे सब 137 है, 137 आप कर लोगे इसके बाद, ठीक है, काम भी हो गया। ठीक, ये हुआ है। अगला केस जैसा इसमें मैं आपसे 3 में पूछूं, ठीक है सर, तो 3 मतलब सब 130 128 में आंसर देना है। बाद की संख्या क्या है? बोले बाद की संख्या 500 से ज्यादा है तो 129, लेकिन 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे आपको, संख्या नहीं बदलनी है। ठीक, इसमें मैं आपसे पूछूं सर 3 तक आंसर देना है हमको, ठीक है सर जी। बाद की संख्या क्या है? 7500, ये तो 5000 से ज्यादा है तो 587। अब यहां मत छोड़ देना, छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गया, ठीक, क्योंकि आपने संख्या ही को हजारों गुना कम कर दिया। अब उतने जीरो भी तो बढ़ा दो, 1 2 3 4। क्लियर है? ओके, अब नोट कर लो सारी संख्याएं जल्दी से, जितनी मैंने कराई वो सब नोट कर लो जल्दी जल्दी। चलो भैया अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं कैसे दो संख्याओं को जोड़ा जाए, कैसे उनको मल्टीप्लाई किया जाए। कुछ कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो सर, जोड़ना बचपन में आता तो था, मगर नहीं नहीं, यहाँ जोड़ने के और घटाने के कुछ अलग रूल हैं, मल्टीप्लीकेशन के और डिवीजन के कुछ अलग रूल्स हैं। तो पहले समझिएगा उसके बाद देखिएगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि रूल्स फॉर द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, जो रूल जोड़ने के होते हैं वही रूल आपके घटाने के होते हैं, ये चीज क्लियर कर लो। बोले क्या रूल है? सपोज मैं आपसे पूछूं कि 3.478 में 4.2 जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद आप क्या बोलोगे? बोले सर ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। सर ये नंबर हमें देगा कैलकुलेटर, कैलसी, ये कैलकुलेटर ने हमें नंबर दिया है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स लगाने के बाद इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होगा। बोले क्या आंसर होगा? उसके लिए हमको रूल समझना पड़ेगा। तो जोड़ने और घटाने का नियम ये है। बोले क्या है? मैंने कहा जिन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो उसमें आप देखो दशमलव के बाद किसमें कितनी डिजिट है। इसमें अगर अपन बात करेंगे तो दशमलव के बाद 3 डिजिट है। मैंने कहा ठीक है। इसमें अगर आप बात देखोगे तो दशमलव पॉइंट्स डेसिमल के बाद, दशमलव मतलब डेसिमल, ठीक है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है। मैंने कहा ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा? आपका जो आंसर आएगा इन दोनों संख्याओं में 3 और 1 में जो मिनिमम होगा आपको उसके फॉर्म में आंसर देना है। दैट मीन्स आंसर हमारे पास वो होगा, आंसर विल हैव 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, ये रूल है।
समझ हमारी बात, जिन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो, जो घटा रहे हो, जोड़ रहे हो, चाहे दो संख्याओं हो या दो से ज्यादा हो, सब में ये पता कर लो दशमलव के बाद किसमें कितने अंक है, और जिसमें जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अंक है उतने अंक में आपको आंसर देना है। जैसे कि आपसे यहां से पूछा जाए तो सर इसका आंसर क्या होगा, मैंने कहा आंसर तो हमको 7 दशमलव इसके बाद एक ही अंक लिखना है, जो राउंड ऑफ करके लिखेंगे, इसका मतलब 7.68 को मेरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो मुझे आंसर केवल यहीं तक देना है। सो आवर आंसर विल बी, हम यहां से लिख सकते हैं सर आंसर क्या हो जाएगा, उठ गया, कोई बात नहीं, रुक जा, एक बार फिर से कर लेते हैं कि सर इन दैट केस हमारा जो आंसर होगा सर ये कितना था, 7.678 था। सो आवर आंसर विल बी 7.6 की जगह हमें यहां पर एक के फॉर्म में आंसर देना है 7.7। एक एग्जाम्पल है ना, थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल और देख ले, मत समझ में आ जाएगा। सपोज मैं आपसे बोलूं 7.3428, 2.347, 2.03, इनको ऐड करो सपोज, तो पहले तो ऐड कर ले 8 8 7 3 9 4 4 8 3 11 का एक हंसी लगा 1 3 3 6 और 1 7 4 2 2 4 4 11। ये आंसर कौन देगा, बोले ये देगा कैलसी, कैलकुलेटर ये आंसर देगा, परंतु एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बोले एग्जैक्ट आंसर ये होगा, आप ये देखो दशमलव के बाद किसमें कितने डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल, मतलब यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट का रोल नहीं है, ये मत समझना सिग्निफिकेंट डिजिट ना, हमें देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, यहां कितने अंक है 3 अंक। तुम में कुछ बच्चे सोच रहे हो मतलब क्या फर्जी रूल बना रखे हैं जबरदस्ती के, मगर हाँ भाई पढ़ना तो यही है, और इसमें कितने हैं 2 अंक है, तो कम कितने, कम कितने, 4 कम है, 3 कम है, 2 कम है, वो तो 2 के फॉर्म में आंसर, तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। इस फॉर्म में आप आंसर दोगे कि 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल हो, इसका मतलब हमें केवल यहीं तक आंसर देना है, तो 11.7 सर, ये 98 जो है हमारा 50 से ज्यादा है, तो 11.72 विल बी द आंसर। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जाए, अब आपसे बोले सवाल कैसे पूछा जा सकता है, मैंने कहा ऐसे पूछा जा सकता है कि मान ले ये रेशियंस R1 है, ये रेशियंस R2 है, ये रेशियंस R3 है, ठीक है, और वो आपसे कह देगा कि R1 R2 R3 तीनों सीरीज में है, देन फाइंड द R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट पूछ लेगा आपसे, ठीक है, देख सवाल ऐसे पूछ लेगा कि 3 रेजिस्टेंस R1 7.3428 ओम, 2.347 ओम 8, 2.03 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस है, दे ऑल आर इन सीरीज, देन फाइंड द R इक्विवेलेंट। अब मैक्सिमम जनता यही आंसर देगी, ऑब्वियसली आंसर देगी, जिसने सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल नहीं पढ़े वो यही आंसर देगा, और ये गलत है, आईटी ने भी सवाल पूछा था इस पर, ठीक, तो ये गलत, तो आंसर क्या दोगे आप, बोले सर इस तरीके से आप आंसर दोगे। खैर ये तो हो गया हमारे जोड़ने घटाने वाला नियम, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला नियम। सपोज मैं आपसे बोलूं जो नियम मल्टीप्लिकेशन के लिए है वही नियम आपका डिवीजन के लिए है, मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई इन दोनों संख्याओं को गुणा करके दिखाओ, तो कैलकुलेटर से अगर मैं गुणा करूं तो आप सब लोग देखिएगा 6.321 गुणे में 5.87 ये निकल के आ रहा है, आप चेक करके देख लीजिएगा 37.10427, क्लियर है, ये जा रहा है, ठीक है सर। तो अब इसमें आंसर किस फॉर्म में देते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, जिन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं आप देखो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 बड़ा या 3 बड़ा, बोले 4 बड़ा, छोटा कौन, बोले 3, तो हम जब आंसर देते हैं तो कम सिग्निफिकेंट डिजिट के फॉर्म में आंसर देते हैं, मतलब बोले सर ये फाइनल आंसर विल बी, सर फाइनल आंसर विल हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा सर 37.10427, ये आप कह भले ही रहे हो, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर होगा हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जो हम पढ़ चुके हैं, तो जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो 37.1 विल बी द राउंड ऑफ वैल्यू।
तो ऐसे हम लोग करते हैं। जोड़ने घटाने में दशमलव के बाद की डिजिट के हिसाब से डिसीजन लेना है, और गुणा करने में, डिवीजन करने में हमें देखना किसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है वो निकाल लो, और जो मिनिमम सिग्निफिकेंट है, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसके फॉर्म में आपको आंसर देना है। जैसे कि मैं आपसे और सवालों की प्रैक्टिस करा देता हूं, जैसे कि और क्वेश्चन देखोगे तो आपको और मस्त फील आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया, जल्दी जल्दी देख लो एक बार। सर 2.73 को 5.2 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करोगे 14.196 से कैलसी आंसर देगा। ठीक है सर जी, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा सर? 2.73 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। 5.2 में कितने? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा सर? 2 के फॉर्म में आंसर दिया है, तो इसको मुझे 2 के फॉर्म में राउंड ऑफ करना है, जो कि 14 इज आंसर। ठीक उसी प्रकार से बोले मान लो 3.734 और 4.32 को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया मल्टीप्लाई करो, तो क्या बोलोगे? सब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया हमारा कैलसी से। चेक करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से ये आंसर आएगा, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, बोले 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, बोले 3। तो 1 4 1 3, तो कम वाला कितना? 3 का, तो मुझे 3 के फॉर्म में आंसर देना, तो 16.1 विल बी द आंसर। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि आपसे कह देगा L बराबर है 3.734 और B बराबर लंबाई इतना, चौड़ाई इतना। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया बताओ कितना होगा। सवाल ऐसे पूछ लेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप कहोगे इतना सिंपल सवाल, ऐसे पूछता है भाई साहब। ठीक है सर जी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए और करने के लिए, जैसे कि एक सवाल और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो चाहो तो कॉपी में लिख लेना कि R1 दे दिया, R2 दे दिया, फाइंड द R इक्विवेलेंट इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप बोलोगे सर जी देखो R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। मन का ठीक है, दोनों को जोड़ दो। तो सर दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 2 तो 2 आया, 7 और 1 8 आया सर, 4 2 6 आया, और ये 5 3 8 आया। सर ये आंसर तो कैलसी देगा, कैलसी कैलकुलेटर देगा, लेकिन जो हमारा आंसर होगा, हम जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमको देख रहे हैं दशमलव के बाद किसमें कितने अंक है। इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक के फॉर्म में आंसर देना है। आंसर विल बी 8.68। अब देख रहा है कैसे आंसर दिया हो सकता है, 8.682। कैलसी ने यह आंसर दिया, ये तो गलत होगा भाई साहब। 8.68, यस दिस आंसर इज करेक्ट। कुछ बच्चे कहेंगे ये भी तो सही है, अरे भाई तूने इसको राउंड ऑफ करके 2 दशमलव के बाद 1 अंक में लिख दिया, जबकि दशमलव के बाद 2 अंकों में लिखना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। वैसे तो चारों ही सही है, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स भी चारों सही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, तो हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स के हिसाब से चारों गलत है। इसमें सॉरी एक ये सही है, बाकी चारों गलत है, बाकी तीनों गलत है। और देख जैसे एक सवाल और मैं आपसे पूछूं, मैं इसमें बताओ क्या होगा। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तो ध्यान से देख। 2 4 3 7 7 3 10 3 13 का 3 हंस लगा 1, 8 4 12 1 13 का 3 हंस लगा 1, ये हो जाएगा 6। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमें देना है सर, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट के फॉर्म में आंसर देना है। 6.34 इज द आंसर। उसी प्रकार से घटाने के लिए भी यही हो जाएगा। सपोज मैं ऐसे कहते हैं कि सर फाइनल टेम्परेचर हमारे पास इतना है। देख सवाल देख कैसे पूछा जाएगा कि सर सपोज किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर तो है 5.9987 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास 2.07 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी बता दो कितना होगा। आप सीधा बोलोगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और जब आप इसको घटाओगे तो आपका जो कैलकुलेटर आंसर देगा वो देगा 7 8 2 9 3.9। चेक कर लेते हैं एक बार, ये आंसर देगा, ये कैलसी आंसर देगा। परंतु हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई? आंसर हमें देना है दशमलव। सर जोड़ो या घटाओ, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के फॉर्म में आंसर देना है। तो 3.92 को राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 3.93 विल बी योर आंसर, क्योंकि अगला टर्म 87 है। क्लियर है? ठीक है भैया, ये सारी चीजें यहां पे लिख दी हैं भैया, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ और क्वेश्चंस अटैच कर दिए हैं, जैसे कि मैं आपसे यहां पर मोर एग्जांपल जो प्रैक्टिस करना चाहे, जैसे इतने 2.45 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर जोड़ना है, जोड़ोगे 3.65 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा कैलसी का आंसर है, कैलकुलेटर वाला आंसर है। लेकिन दशमलव के बाद 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट, तो हमें 1 डिजिट के फॉर्म में आंसर देना, तो 3. फिर हाँ, अब देख 3.65 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि 5 जो है हमारा टाई अप हो गया, इसलिए 3.6 आंसर हो जाएगा। अगर ये 3.7 आता तो इवन बना देते, ऑड को फिर वाला रूल लग जाता। जैसे यहां पर मैं आपसे पूछूं कि 2.35 में 1.2 जोड़ो, तो जैसे ही जोड़ोगे आंसर आएगा 3.55। अब 3.55 आया, इसमें दशमलव के बाद 1 डेसिमल है, इसमें 2 डेसिमल है, तो आंसर तो एक में ही आंसर देना है। लेकिन अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, 3.55 को राउंड ऑफ करना है, दशमलव के बाद 1 ही डिजिट रखनी है, तो 5 में टाई अप हो गया। ये 5 क्या है सर? ये 5 है इवन,
सॉरी ऑड, तो ऑड को मैंने क्या बना दिया मेरे भाई, उस हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस की यहां पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है सर जी। उसके बाद जैसे ये है मल्टीप्लीकेशन में, सपोज हम ये वाला रूल लें, हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सपोज मल्टीप्लीकेशन में आपको ये वैल्यू दे दी, बोले सर जी हमें बता दो इनका रेशियो कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे, सपोज हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, 278 डिवाइडेड बाई 11.70 इक्वल टू, सर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर कितना आंसर दे रहा है, कैलसी आंसर दे रहा है हमारा 23.760684। लेकिन हमें आंसर किस फॉर्म में देना है, हमें देखना है किसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, हमें आंसर देना है 3 के फॉर्म में, तो इसको राउंड ऑफ करो 3 के फॉर्म में यहीं तक, तो इसका मतलब 23.8। खत्म सवाल। क्लियर है? 45 मिनट समाप्त हुए, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, एग्जैक्ट 45 में मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्लियर है? चलो, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को अटैच कर दिया हूँ, प्लीज आप इनको देख लीजिएगा, आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चल मैं दिखाई देता हूँ यार, कोई ऐसी कोई जिद थोड़ी ना है कि 45 है तो 45 में ही खत्म करना है, ठीक है? अगर लग रहे 4-5 मिनट तो लगा लेना, क्या फर्क पड़ रहा है। सपोज मैं आपसे बोलूँ सर 56.78 सेंटीमीटर को 2.57 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कैलसी का आंसर तो ये आएगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में हम रूल्स क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट का। इसमें कितने रूल है, 4, सॉरी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4, इसमें कितने, 3, तो हमारा आंसर किसमें जाना चाहिए, 3 में, तो इसको बस 139 तक ही आंसर देना है, तो 139 विल बी द आंसर। क्लियर है? कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जैसे 3.68 को डिवाइड करो इतने से, तो आंसर आ गया इतना। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3, इसमें कितने हैं, 4, तो हमें 3 के टर्म में आंसर देना, तो 46.4 विल बी द आंसर। क्लियर है? सबसे मजेदार तो ये वाला है, इसको मैं स्टार डाल रहा हूं। सपोज ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.661 इंटू 10⁻34 से, तो कैलकुलेटर तो आंसर देगा, सपोज ये कैलकुलेटर आंसर दे दिया, परंतु हम कैसे आंसर लिखेंगे, बोले सर इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, मैंने कहा इसमें तो 4 है, इसमें कितने, मैंने कहा भैया इसमें भी 4 है, तो आपको आंसर देना है 4 के टर्म में। अब 4 के टर्म में कैसे लिखें, आंसर तो 1 आ रहा है, अब 1 को 4 के टर्म में कैसे लिखेंगे, एक के आगे 3 जीरो लगा दोगे तो वो 1000 बन जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया, तो हम 1.3 बार जीरो लगा देंगे ताकि आंसर भी हमारा 1 रहा और हमारा काम भी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन आईटी में पूछा गया था, अब वो सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आईटी में बहुत पहले पूछा गया था, ठीक है? तुम हंसोगे सवाल देख के। क्या उन्होंने बोला, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज 12.5, मतलब V की वैल्यू है 12.5, ठीक है भाई साहब, एंड रीडिंग ऑफ द करंट इज, I की वैल्यू है 0.20। उसने बोला रेजिस्टेंस बता दो, तो कहेंगे यार ये क्या बकलोली वाला सवाल है भाई, V इक्वल टू आई आर में V देके I देके रेजिस्टेंस पूछ रहा है, शर्म ना रही पूछते वैसे। मैंने कहा भाई शर्म नहीं आ रही, सवाल तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है ही नहीं, सवाल तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट का है, ठीक? तो आप क्या बोलोगे, मैंने कहा जिसने सवाल नहीं पढ़ा, जिसने मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं पढ़ के गया जो, वो पहले आंसर ऐसे देता था, V इक्वल टू आई आर, R बराबर V अपॉन आई। V की वैल्यू है 12.5, I की वैल्यू है 0.20, दशमलव हटा दिया, ये आ जाएगा 62 कितना 5। एक बार चेक कर लेते हैं, प्रॉपर आंसर देख लेते हैं भैया। कैलकुलेटर आंसर देगा 12.5 डिवाइडेड बाई 0.20, आंसर इज 62.5। अब सुनो, अब है आंसर किस फॉर्म में देना है, चारों ऑप्शन देख किस प्रकार से दीजिए, 62.5, 63, 62 ओम, 61 ओम। तुम्हारी बात, तो हम कैसे आंसर देंगे, अब देखो ध्यान से। तो सवाल ये बेसिकली बहुत आसान है, बोले सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, मैंने कहा 3, इसमें कितने हैं, मैंने कहा 3 है, देख ले, सॉरी 3 कहां है, 2, तो ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ये दो काउंट होंगे, तो आंसर हमको 2 के फॉर्म में देना है, तो इसको हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे राउंड ऑफ करो कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आ जाए, 2 आए। अब जिन बच्चों ने यहां पे सिग्निफिकेंट रूल नहीं पढ़ा होता, फर्स्ट ऑप्शन देके टक से टिक कर देते थे, और ये गलत हो जाएगा फटाक से, क्योंकि ये है ही नहीं, ठीक? क्यों, इसमें कितना आंसर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3, इसमें 2 है, तो इन तीनों में से एक सही होगा। अब तीनों में कौन सा सही होगा, तो सर इसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करोगे तो 62.5 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा।
क्योंकि इवन है तो इवन को इवन ही रहने देंगे। सो योर आंसर विल बी 62 ओम। अनएक्सपेक्टेडली ये उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सेलेक्टेड सिलेबस पढ़ के लोग जाते थे, यहां तक तो कोई पढ़ता ही नहीं था, तो इसलिए जो है वो सवाल गलत हो जाता था। तो ये बेसिकली एडवांस का सवाल है। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? चलो भैया, अगला जो पोर्शन है एरर इन मेजरमेंट, ये अपन करेंगे नेक्स्ट स्लॉट में। आराम से, छोटा सा बकरा हो गया भैया 48 मिनट का हमारा। अगर ये सारे रूल आपको समझ में आ गए हो, मैं एक बार सारे रिवाइज करा देता हूं। सिग्निफिकेंट डिजिट में जो रूल्स थे वो कोई रट्टा वट्टा मत मारना, बस वैसे ही देख लेना। एक बार बस नजर मारेगा ना तो सारे, अगर बैठ के नजर मारेगा ना सारे सवालों को, तो विद इन 2 मिनट के अंदर सारे रूल पकड़ लेगा। क्लियर है? उसके बाद हमने राउंड ऑफ के लिए देखा। राउंड ऑफ के लिए पहले पता करो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद की जो डिजिट है जिनको उड़ाना है, अगर वो 50, 500, 5000, 5 से ज्यादा है तो आप पिछले वाली संख्या को 1 बढ़ा दो, और अगर उससे कम है तो ऐसे ही रहने दो, और अगर टाई हो गया है तो ऑड को इवन बना दो और इवन को इवन ही रहने दो। ये रूल था। और अगर सपोज मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल पूछूं, तो उसमें जिसको गुणा कर रहे हो, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, उसमें आप ये देख लो किस किस संख्या की कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है। मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट के फॉर्म में आपको आंसर देना है राउंड ऑफ करके। और अगर आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, जोड़ने घटाने का रूल ये होता है कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद डिजिट देख लो किसमें कितनी है, और मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट के फॉर्म में आपको आंसर देना है। क्लियर है? तो आज का जो है, आई होप ये 50 मिनट का बकरा आपको बढ़िया, बिना किसी टेंशन फ्री के आपने काफी सारी चीजें इस लेक्चर में देख ली है। अगर मजा आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें बिल्कुल कि हाँ सर ये हमको बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एरर का प्रोपोगेशन जो होता है वो वाला पार्ट देखेंगे, फ्रैक्शन एरर क्या होती है, सब क्या होती है, तो अगले पार्ट में उसको कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में ही इस पर बेस्ड PYQ कर लेंगे सब कुछ छोड़ के। तो मिलते हैं, टेक केयर।